नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम और उन्हें रोकने के उपाय। तो क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म एक बहुत ही पेचीदा समस्या है और इसने हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाया है। भौगोलिक दृष्टि से विशालता के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक वैविध्य भारत की अनूठी विशेषता रहा है। एक राष्ट्र में अलग अलग भाषाओं, संस्कृति और जाति के लोग मिलकर विविधतापूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। अलग अलग भाषा, लिपि और जाति के लोगों का निवास है। लेकिन इससे क्षेत्रवाद एक समस्या है। क्षेत्रवाद भारतीय राजनीति का मुख्य निर्धारक तत्व भी है और राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती भी प्रस्तुत करता है। जहाँ तक मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म या क्षेत्रीयवाद का अर्थ है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रयोग, जिसका अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत या छोटे क्षेत्र से लगाव होना। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय भावना का विलोम है। इसका उद्देश्य है अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों की अधिक से अधिक मांग करते हैं, चाहे इससे राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात होता हो। श्री राम माहेश्वरी कहते हैं कि क्षेत्र एक प्रकार से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जाता है। क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति में एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा विशेषताओं की मौलिकता को बनाए रखने के लिए पृथक अस्तित्व की मांग करता है। अतः क्षेत्रीयवाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की महत भावना का विलोम है। हमने क्षेत्रवाद के कारणों को जाना। ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक कारण, किसी क्षेत्र का पिछड़ा हुआ भौगोलिक कारण, प्राकृतिक असमानता, जातिगत कारण, भाषा और सांस्कृतिक कारण तथा राजनीतिक प्रवृत्तियों के कारण क्षेत्रवाद का जन्म होता है। भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीयता के रूप है, उससे क्या क्या समस्याएं आती हैं? भारतीय संघ से पृथक होने की मांग, अर्थात एक क्षेत्र विशेष ये चाहता है कि वो भारतीय संघ से अलग हो जाए। ऐसी मांग कब कब हुई? द्रविड़स्तान के रूप में हुई, जब मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर राज्यों ने मिलकर भारतीय संघ से अलग कर द्रविड़स्तान के रूप में अपनी मांग की थी। 16वें संविधान संशोधन अक्टूबर 1963 में संसद को ऐसे कानूनों के निर्माण का अधिकार दिया गया जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सके। स्वतंत्रता से पहले पंजाब की जो समस्या पृथक सिख राज्य के रूप में थी, वो 1950 से लेकर और 1969 तक सिखिस्तान की मांग के रूप में सामने आई और 80 के दशक में ये खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब में उग्रवादी आंदोलन संचालित किया गया। उत्तर पूर्व में भी नागा और मिजो आंदोलन की मांग की गई। 1962 में हमने 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को भारतीय संघ का दर्जा दिया। 1985 में मिजोरम को दर्जा दिया। पृथक राज्यों की मांग महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मेघालय, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों का हमने गठन किया। तो क्षेत्रवाद के कारण पृथक राज्यों की भी मांग हुई। क्षेत्रवाद के कारण केंद्र राज्य तनाव भी सामने दिखाई देते हैं और क्षेत्रवाद के कारण ही अंतर्राज्यीय विवाद, अर्थात एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न लगते हैं। कभी नदी जल के विवाद को, बंटवारे को लेकर, कभी रोजगार को लेकर, कभी संसाधनों के बंटवारे को लेकर ऐसे विवाद समय समय पर न्यायालय तक भी पहुंचे हैं। क्षेत्रीय भाषाई विवाद भी हमने सामने देखा। क्षेत्रवाद का ये स्वरूप है क्या है? जब भाषाई विवाद के रूप में आया, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था तथा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण व 1956 में भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ। लेकिन दक्षिण के राज्यों के द्वारा हिंदी का विरोध किया गया। हिंदी को कहा गया कि राजभाषा के रूप में थोपा जा रहा है। तो इस प्रकार भारतीय संघ से पृथक होने की समय समय पर मांग, पृथक राज्यों की मांग, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव, क्षेत्रीय आर्थिक कारण, अंतर्राज्यीय विवाद, स्वायत्तता की मांग, उत्तर दक्षिण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय भाषाई विवाद के रूप में क्षेत्रवाद के तनाव सामने आए हैं। आइए हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो
तो क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रहार होता है। क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर समय समय पर किया जाने वाला प्रहार है। संकीर्ण क्षेत्रवाद के कारण ही एक ही राष्ट्र में रहने वाले विविध क्षेत्रों के मध्य मनोवैज्ञानिक संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है क्षेत्रवाद, क्योंकि क्षेत्रवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और क्षेत्रीयता के आधार पर न केवल राज्य केंद्र से अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए सौदेबाजी करते हैं, बल्कि राज्यों के पारस्परिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न होता है। नदी जल का बंटवारा है, अंतर्राज्यीय विवाद है, क्षेत्रीय भाषाई तनाव है, आर्थिक टकराव है, ये सब संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है। संकीर्ण राजनीतिक नेतृत्व का भी उदय होता है। क्षेत्रवाद के आधार पर स्थानीय स्वार्थी हितों को बढ़ावा देकर राजनीतिक आधार बनाने की दुष्प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि घातक है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के इच्छुक संकीर्ण मनोवृत्ति के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है। क्षेत्रवाद के आधार पर जो राजनीतिक दल गठित होते हैं वो कभी भी राष्ट्रहित की बात नहीं करते, वो सबसे पहले क्षेत्रीय हितों की बात करेंगे। क्षेत्रवाद के कारण ही असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हर एक वर्ग अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म और रीति रिवाज को श्रेष्ठ मानता है और अन्य वर्गों को हेय मानता है। और इसी मनोग्रंथि के कारण भाषा और संसाधनों के प्रश्नों के विवादों में कटुता उत्पन्न होती है। स्वहित व स्वश्रेष्ठता की हठधर्मिता से असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है और हमने ऐसे अलगाववादी एजेंडे को देखा है। क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रीय प्रगति में भी अवरोध आता है, नित्य नवीन तनाव आते हैं, विद्रोही गतिविधियों से संघर्षों को बढ़ावा मिलता है। भारत जैसे देश में जहां अनेक वर्गों, अनेक भाषाभाषी और अनेक धर्मों को मानने वालों का निवास है, वहां क्षेत्रवाद के आधार पर आंदोलन भी उत्पन्न होते हैं। क्षेत्रवाद से जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसको हम देख सकते हैं कि संघ से पृथक होने की मांग भी उत्पन्न हुई। क्षेत्रवाद को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, तो आइए देखते हैं ये उपाय क्या क्या हों। तो भारत में क्षेत्रवाद को रोकने के लिए कुछ उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नंबर 1, पहला उपाय क्या है? संकीर्ण मनोवृत्ति के निदान का उपाय हो। सभी सब कल्चर्ड जो रीजन्स हैं, उपसांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उनमें संतुलित आर्थिक विकास का प्रयास किया जाए। जब आर्थिक प्रगति समान होगी तो असंतोष भी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ की जनता है, उनको अवसर का लाभ दिया जाए और उनको जो है आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। इसी तरह से संकीर्ण क्षेत्रीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को हमें वरीयता देना चाहिए। जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, चाहे वो किसी के द्वारा भी की जा रही हों, उनका कठोरता से उन्मूलन ज़रूरी है। प्रांतीयता या क्षेत्र विशेष के आधार पर की जाने वाली मांगों को शुरू से ही खारिज करना चाहिए। तो क्षेत्रीय आधार पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि यथासंभव जो है समरूपता रखी जाए। हालांकि ये जटिल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से आज के राज्यों के क्षेत्रों में भिन्नता है और इन भिन्नताओं को हमें मिटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सहिष्णुता और समावेशी विकास के मॉडल को अपनाएं। इसी तरह से सदृढ़ संघीय व्यवस्था हो। सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए सुझाव दिए थे, हमको उसे अपनाने चाहिए। संघवाद के सहयोगी ढांचे को स्थापित करना चाहिए। संकीर्ण प्रांतीयता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयवाद के आधार पर गठित कार्य करने वाले राजनीतिक दलों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। यथासंभव उपसांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित मांगों का हमें समाधान भी करना चाहिए। नए राज्यों का जब गठन हो गया तो ये ज़रूरी है कि विभाजन कोई हल नहीं है, नए राज्य का गठन भी कोई हल नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हमें विकास के आधार पर नाम पर बहुत सारे राज्यों का विभाजन नहीं करना चाहिए और भाषाई विवादों का विवेकपूर्ण समाधान हो। सबसे बढ़कर शिक्षा और जागरूकता से हम क्षेत्रवाद के आधार पर हम जो है फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। राष्ट्र के नागरिकों को सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम हो, कल्चर प्रोग्राम हो, अंतर्राज्यीय विवादों का समय पर निवारण हो। बहुत लंबी जब हम विवादों को टालते जाते हैं तो क्या होता है, वो विवाद समस्या बन के सामने आते हैं। तो उस विवादों का तुरंत ही समाधान बहुत ज़रूरी है। गठबंधन राजनीति का युग है, तो राज्यों में बेमेल का गठबंधन नहीं हो। केवल सत्ता के लिए हम बेमेल के गठबंधन कर देते हैं और फिर वो जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को हवा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम राष्ट्रीय हितों के नाम पर राजनीतिक सौदेबाजी नहीं हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं
तो उसका समाधान भी है। अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाया गया था संविधान के अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए संसद को अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार है। जब कभी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद होगा तो ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान है। इस ट्रिब्यूनल का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के बराबर है। अब तक बहुत सारे ट्रिब्यूनल गठित हो चुके हैं, जैसे 1969 में कृष्णा नदी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल, गोदावरी जल विवाद ट्रिब्यूनल, नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल, 1986 में रावी व्यास जल विवाद ट्रिब्यूनल, 1990 में कावेरी जल ट्रिब्यूनल, 2004 में कृष्णा नदी से संबंधित ट्रिब्यूनल, 2010 में महादाई या मद्दोवी जल विवाद ट्रिब्यूनल। कावेरी जल विवाद पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी के निर्धारण की सिफारिश की और फरवरी 2018 में निर्णय सुनाया है। तो राज्यों के बीच नदी विवाद ने क्षेत्रीयवाद की भावना को प्रबल किया, तो हम इन ट्रिब्यूनलों के माध्यम से जो है इन विवादों को हल कर सकते हैं और इसके निर्णयों को हम बाध्यकारी बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्षेत्रीयवाद जो है वो भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है तथा राष्ट्रीयकरण की मुख्य चुनौती रहा है। संकीर्ण क्षेत्रीयवाद का हमें शीघ्र उन्मूलन करके एक अखंड, विकसित और प्रगति की ओर अग्रसर भारत के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्रीयवाद की जो समस्या है, रीजनलिज्म जो है, इसको हम तुरंत हल करें और क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के साथ साथ हमें अंततः ये निश्चित करना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम कैसे अग्रसर हों। तो अखंड भारत ही हमारे देश की वो सच्चाई है जिसकी ओर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद हमने जब कभी विभाजन की बात आई या भारत की अखंडता को खतरा पेश करने वाली कोई बात आई, तो अब तक तो हमने उस पर सफलता से जो है उस पर सफलता पाई है। लेकिन ये ज़रूरी है कि क्षेत्रवाद के कारण ये जो निरंतर सुगबुगाहटें हैं, जो आंदोलन है और उसके कारण उत्पन्न वाली जो अव्यवस्थाएं हैं, उसको भी दूर किया जाए। अतः कम से कम अखंड भारत के प्रश्न को चुनौती कोई ना दे, तो ऐसी कोई भी समस्या हो तो उसका सिरे से उन्मूलन करना चाहिए। तो आप इस टॉपिक के नोट्स बनाइए और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।